नागरिकों को इंसानियत की जिंदगी बहाल करने वाले संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब के चरणों में सत नमन करते हुए जल जंगल और जमीन की लड़ाई लड़ने वाले क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा के चरणों में सत प्रणाम करते हुए साथ ही अपने तमाम मूल निवासी समाज में जन्मे हुए सभी महापुरुषों के चरणों में सत प्रणाम करते हुए इस विश्व आदिवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि महोदय, सभा अध्यक्ष महोदय, अजात एवं अपक्ष संगठन के अधिकारी कर्मचारी साथी, विभिन्न अंचलों से आए हुए गणमान्य नागरिक, छात्र छात्राएं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, लगभग सारी बातें कही जा चुकी हैं। फिर भी मैं एक बार पूरा आपको विश्व आदिवासी दिवस के संदर्भ में शुरू से थोड़ी अपनी उद्बोधन को प्रारंभ करता हूं। यहाँ सारे मुद्दे लगभग उठाए जा चुके हैं। साथियों, जब आदिवासियों को संविधान लागू होने के 74-75 साल बाद भी जब औरतों को नंगा घुमाया जाए, बीच रास्ते पे गोली मार दी जाए, लाशों को जिंदा गाड़ के नमक डाल दिया जाए, तब एक पंक्ति से बात मैं अपनी शुरू करता हूँ कि शब्द का संहार उपसंहार देखे जा रहा हूँ और मैं तुम्हारी जीत अपनी हार देखे जा रहा हूँ। मिल नहीं पाई है अब तक एक भी अच्छी खबर, मैं सुबह से एक तक अखबार देखे जा रहा हूँ। साथियों, किसी भी समाज का इतिहास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब हम मूल निवासी समाज की बात करें तो हम सामाजिक रूप से जात पात छुआछूत आज तमाम विसंगतियों से काफी दूर एक साथ मिलजुल कर रहते थे और आर्थिक रूप से हम यहाँ के जमींदार थे और राजनीतिक रूप से भारत की अधिकांश रियासतें मूल निवासी राजाओं के हाथ में थी। साथियों, जब इतना सब कुछ होने के बाद भी हुआ क्या कि हमारी स्थिति ये हुई, तो साथियों, इस देश में आधुनिक भारत के जो सामाजिक सूत्रधार हैं उनका हमारे देश में आगमन होता है और इन सूत्रधारों ने जात पात छुआछूत आदि तमाम विसंगतियों का एक ऐसा ताना बाना बुना कि हमारी सामाजिक व्यवस्था छिन्न हो गई। साथियों, इन्होंने हमें हजारों जातियों और सैकड़ों लाखों गोत्रों में बांट करके हमारा सब कुछ हड़प लिया और कहा कि तुम इस देश के शासक नहीं बल्कि इस देश के सेवक हो और तुम्हारे इस देश के शासन, इस देश के संसाधन पर तुम्हारा कोई हक नहीं हुआ। साथियों, यह टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ समाज उनके टुकड़ों में पलने के लिए मुहताज हो गया साथियों, और जिंदगी की एक एक पल सजा के रूप में काटने लगा और स्थिति ऐसी हुई कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, कसूर क्या था कुछ पता ही नहीं। अब हमें इतने हिस्सों में बांट दिया गया कि हमारे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। साथियों, ये मूल निवासी समाज, भारत का आदिवासी समाज अपना राजपाट, जगह जमीन सब कुछ हड़प जाने के बाद भी सुकून के लिए एक जंगल में जा बसा, लेकिन इसे वहां भी सुकून से रहने नहीं दिया गया क्योंकि ऐसी व्यवस्था तैयार कर दी गई थी कि आपको जब चाहे तब आपको सजा दे दी जाती थी, जब चाहे आपके बहन बेटियों के आबरू पर हाथ लगा दिया जाता था और आप हाथ में हाथ धरे रहे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि ऐसी व्यवस्था भी थी कि लश्कर भी उन्हीं का, सरदार भी उन्हीं का, वो लिख दे झूठ को सच अखबार भी उन्हीं का, तुम करते तो करते शिकायत कहाँ, दरबार भी उन्हीं का, सरकार भी उन्हीं का। साथियों, और इन सब तमाम विसंगतियों और परिस्थितियों के बीच जब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो गया था और भारत गुलामी की जंजीरें तोड़कर जंगे आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, तब इस देश के विधान के लिए, इस देश के संविधान के लिए, इस देश के शासन सूत्र के लिए एक टकटकी लगाए हुए पूरा देश एक व्यक्ति को देख रहा था। वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जब मौका मिलता है
तो उन्होंने एक झटके में इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को, इस पूरी शासन सत्ता को पलट कर रख देते हैं साथियों, और हमें एक इंसानियत की जिंदगी जीने का बहाल करते हैं। साथियों, इसके पश्चात संविधान लागू होता है और संविधान लागू होने के लगभग 74 वर्ष बाद इस संविधान में लगभग 105 ऑपरेशन हो चुके हैं, 105 संशोधन हो चुके हैं और हमारे अधिकारों को धीरे धीरे करके खत्म किया जा रहा है। अभी कुछ हमारे पूर्व वक्ताओं ने टिप्पणी किया था, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने संविधान के व्याख्या के नाम पर एक टिप्पणी किया है, एक फैसला दिया है कि SC/ST में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। साथियों, इसका मतलब यह है कि जो एक बार नौकरी पा गया है उसके बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगा। साथियों, ये फैसला उन व्यक्तियों द्वारा दिया गया है जिनकी 7 पीढ़ियां आरक्षण से हाई कोर्ट के जज बन रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जज बन रहे हैं। साथियों, यद्यप बाबा साहब ने एक साथ भारत के सभी रानियों का ऑपरेशन करके कहा था कि अब राजा, भारत के राजा किसी रानी के पेट से नहीं होंगे बल्कि आपके वोट से पैदा होंगे, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था इससे अछूता रह गया है और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से आज भी जज के बेटे ही जज बनते हैं। साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें यदि चपरासी बनने के लिए परीक्षा पास करना पड़ता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जज बनने के लिए परीक्षा पास करना चाहिए। साथियों, चालू है तो वो चुप हैं, और ये देख करके मुझे इतिहास का वो देवासुर संग्राम याद आ रहा है। तब भी हम टुकड़े में बंटने के कारण हार गए थे और कहीं ऐसा ना हो कि अब भी हार जाए।